हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों बिहार बोर्ड क्लास 10th का साइंस, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए, आज का जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आया, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करें, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है। किसी भी पारदर्शी माध्यम प्रकाश की किरणें गमन करती है। कैसे गमन करेगी दोस्तों। मान लीजिए कोई माध्यम है, ठीक, और ये क्या है, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें है। तो दोस्तों जब भी सूर्य के प्रकाश की किरणें कोई माध्यम से गुजरती है तो उसी माध्यम में गुजर जाती है, यानी वो सीधी रेखा में गुजरती है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, सीधी रेखा में, वक्र रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, सीधी रेखा में। ठीक है, प्रकाश कैसे गमन करती है दोस्तों, सीधी रेखा में। अगला प्रश्न नंबर 2, करा निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों। तो सी बराबर प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में दिया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा ऑप्शन में दिया दोस्तों 3 × 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तीसरा दिया है 3 × 8 मीटर प्रति घंटा। और चौथा में दिया 3 × 8 किलोमीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। मात्रक पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है, कराए किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें दोस्तों, होती है। तो दोस्तों अवतल दर्पण पहले किसे कहते हैं ये समझिए। वैसा दर्पण जिसको बाहरी भाग से कलई किया जाता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ये हो गया दर्पण के प्रकाश की केंद्र, जिसे फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं। ये हो गया दोस्तों दर्पण के वक्रता केंद्र, सी वक्रता केंद्र है। और ये दर्पण का एफ जो है फोकस बिंदु है, या ये जो पी है दोस्तों दर्पण की ध्रुव है। तो आपसे पूछ रहा है कि फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अगर आप चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं, तो ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, वो भी माइनस माइनस एक्स अक्ष की ओर होता है ये एफ। एफ मतलब फोकस बिंदु। ठीक है, तो जब फोकस बिंदु माइनस की ओर होता है तो दूरी क्या होगी दोस्तों, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ऋणात्मक। प्रश्न नंबर 4, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। किसी भी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और बराबर। तो इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से हो जाएगा आपका धनात्मक। ये इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, कराए किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी। देखिए दोस्तों वहां पर दर्पण बोला था और यहाँ पर बोल रहा है अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अवतल लेंस बोले या अवतल दर्पण बोले, दोनों की फोकस ऋणात्मक होती है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, कराए किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस बोला तो उत्तल लेंस की धनात्मक होगी। क्या हो जाएगी, धनात्मक। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है तो मैग्निफिकेशन यानी एम बराबर -v/u, क्योंकि किसी भी दर्पण में दोस्तों एम बराबर -v/u होती है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब बटा में बिंब। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि करे कि किस वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा दोस्तों, ऋणात्मक होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने -v/u लिखा, ऋणात्मक लिखा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, आभासी एवं सीधा सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। आभासी
और सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, बराबर होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आभासी बोल रहा है और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो सीधा प्रतिबिंब जब भी बनता है तो वह क्या बनता है? धनात्मक। क्या बनता है? धनात्मक। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 को देखिएगा, ध्यान समझने का क्वेश्चन प्रयास करिएगा दोस्तों। कर आगे, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यम निम्न में कौन है? तो गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन उत्पन्न यम जो है, यम बराबर माइनस भी बटा में यू होता है दोस्तों। तो यम बराबर माइनस भी बटा में यू होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यम बराबर माइनस भी बटा में यू। अगला प्रश्न नंबर 10, गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्न में कौन है? तो देखिए दोस्तों, दर्पण के द्वारा जब बोलेगा तो यम बराबर माइनस बी बटा यू, और जब लेंस के द्वारा बोलेगा, चाहे उत्तल लेंस, चाहे अवतल लेंस, चाहे गोलीय लेंस, तो बोलेगा तो यम बराबर दोस्तों होता है प्लस भी बटा में यू। तो आपका क्या बोल रहा है? गोलीय लेंस। तो गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यम बराबर भी बटा में यू। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11, करनई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर बोल रहा है वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां क्या होती है? देखिए दोस्तों, वाई अक्ष की ओर, वो भी पॉजिटिव वाई अक्ष की ओर मापी गई दूरियां क्या होती है? वाई अक्ष ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या होती है दोस्तों? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। तो आपसे बोल रही कि क्या होगी? धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों धनात्मक, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, करनई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां। नीचे की ओर देखिए, वाई अक्ष माइनस जो होती है नीचे होती है और वाई अक्ष प्लस ऊपर होता है। ठीक है, बायां साइड में माइनस एक्स अक्ष होता है और दाईं साइड में एक्स अक्ष होता है। ठीक है, तो आपसे बोझ लगा क्या दोस्तों? नीचे की ओर आने पर, तो नीचे की ओर माइनस वाई अक्ष बोलेगा, तो माइनस है तो ऋणात्मक हो जाएगी, दूरियां मापी जाती है ऋणात्मक में। तो आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ऋणात्मक। प्रश्न नंबर 13, करनई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? देखिए दोस्तों, दाईं बोल रहा है तो ये हो जाएगा दाईं। तो दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होगी? धनात्मक होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, धनात्मक। प्रश्न नंबर 14, करनई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु से बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां होती है। तो माइनस एक्स अक्ष की दूरी मापी गई सभी दूरियां क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है। ये देखिए ऋणात्मक है। ठीक है, क्या बोल रहा है? बाईं की ओर मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु हो गया, इससे ये बायां है माइनस एक्स अक्ष, समझ रहे बात को? तो ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न नंबर 15, करदंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दोस्तों, दंत विशेषज्ञ मतलब डॉक्टर, जो दांत के विशेषज्ञ होते हैं, जो दांत के डॉक्टर्स होते हैं, वो मरीजों को दांतों को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण का करते हैं, अवतल दर्पण करते हैं, उत्तल दर्पण करते हैं, इनमें से सभी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से सभी। देखिए दोस्तों, सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 17, टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों, यानी वाहन के आगे बढ़ने वाला जो लाइट होता है जिसको हेडलाइट बोलते हैं सर, तो हेडलाइटों में प्रकाश समांतर किरणें पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण का, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?
सेविंग दर्पण का मतलब दोस्तों क्या होता है, दो दाढ़ी को सेव करने वाला होता है, दाढ़ी को देखने वाला या चेहरा को सेव करने वाला। दर्पण किसमें कैसा होता है दोस्तों, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, ए और बी दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, सेविंग दर्पण के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण को ही जानते हैं। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 19, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों जिसे साइड मिरर बोलते हैं के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो साइड मिरर में जो होता है वो होता है उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 20, करागोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा प्रभावी व्यास कहलाता है। गोलीय लेंस या तो उत्तल भी हो सकता है या अवतल भी होता है। तो गोलीय लेंस के वृत्ताकार, तो वृत्ताकार ये हो गया, वृत्ताकार रेखा को क्या कहते हैं, इस वाले को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। तो आपका द्वारक कौन दिया है, सी में दिया, द्वारक हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, किस लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश को, है ना, का संकेंद्रण ऊष्मा किया जा सकता है, किस लेंस की सहायता से, बोल रहा है कि अवतल लेंस की सहायता से, उत्तल लेंस की सहायता से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, आपसे बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना है, संकेंद्रित मतलब एक ही बिंदु पर। तो एक ही बिंदु पर हम किससे करते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस से करते हैं। किससे करते हैं, उत्तल लेंस से करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर अगला, अवतल लेंस की क्षमता होती है, प्रश्न नंबर 22, और अवतल लेंस की क्षमता होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, बराबर होती है। देखिए दोस्तों, अवतल लेंस बोल रहा है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 23, प्रश्न नंबर 23, क्या उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी दोस्तों, धनात्मक होती है, क्या होती है, धनात्मक होती है। प्रश्न नंबर 24, कर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है, जूल है, डायोप्टर है, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा, डायोप्टर होता है, बी हो जाएगा आपका आंसर, डायोप्टर। यानी क्षमता बराबर पी बराबर 1 में फोकस दूरी होता है, ये भी दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है, लेंस का क्षमता पी बराबर 1 में एफ, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस का क्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25, नंबर दोस्तों 25, कराए किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण बोल रहा है, जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ठीक वैसा दर्पण जिसकी बाहरी भाग से कलई करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। ये दर्पण के केंद्र को ध्रुव बोलते हैं, और ये हो गया प्रकाश की फोकस बिंदु या फोकस बिंदु बोलिए, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, अब आने वाली जो प्रकाश की किरण होगी दोस्तों आएगी, तो बोल रहा है कि जब, है ना, प्रतिबिंब आभासी बनते हैं, अवतल दर्पण में दोस्तों प्रतिबिंब आभासी बने, सीधा बने और वस्तु से बड़ा बनना चाहिए। तो वस्तु से दोस्तों बड़ा बनने के लिए एक ही कंडीशन ही होता है, एक ही कंडीशन होता है, ए और बी। जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा। जैसे मुख्य अक्ष के समानांतर आना है प्रकाश की किरण, तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा, जब ही गुजरा तो ये पता चला कि ऊपर तक जा रहा था। एक प्रकाश की किरण सी से जाता है और जो ही आगे जाएगा वो पता चला कि वो गुजर रहा है। तो ये दोस्तों अगर आगे मिला दिया जाए तो ये प्रतिबिंब ए बी है, तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। समझ रहे बात को, तो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो कब बड़ा बन रहा है, तो मुख्य फोकस और वक्रता के बीच, ये नहीं, ये तो होगा ही नहीं, वक्रता केंद्र पर ये भी नहीं होगा, वक्रता केंद्र से पर ये भी नहीं होगा, ध्रुव और फोकस के बीच होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। देखिए
ध्रुव ये हो गया और फोकस बिंदु ये हो गया, दोनों के बीच में वस्तु रखा गया तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बना, वस्तु से बड़ा बना, ठीक है, और सीधा बना। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 26 कह किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। देखिए दोस्तों, कह रहा है उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे, तो लेंस के मुख्य फोकस पर रखें, अनंत पर रखे, प्रकाश की केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे, कि वक्रता केंद्र पर रखें। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वक्रता केंद्र। क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, है ना, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 27 कह रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितना भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है बनना। देखिए दोस्तों, कितना भी दूरी पर आप खड़े हो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगी। तो किस दर्पण में बनेगी, समतल दर्पण में बनेगी, कि अवतल दर्पण में बनेगी, कि उत्तल दर्पण में बनेगी, कि समतल उत्तल दोनों में। तो दोस्तों, जब भी प्रतिबिंब सदैव सीधा बन रही है तो समतल में भी बनती है और उत्तल में भी बनती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 28 कह रहा है किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी जिसको बोलते हैं में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के समय किस दर्पण का उपयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, पढ़ते समय बोल रहा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल लेंस। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि डिक्शनरी, डिक्शनरी आप समझिए दोस्तों कि जब भी डिक्शनरी होता है उसमें छोटे छोटे लेटर होंगे और उस छोटे लेटर को बड़ा करके ही तो पढ़ना चाहता है। तो जब वो बड़ा करके पढ़ना चाहता है तो बताइए अवतल दर्पण में कब बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और आभासी भी बनता है और बड़ा भी बनता है, कब बनेगा, तो जब वस्तु को एफ और पी के बीच रखते हैं तब। तो एफ और पी के बीच रखते हैं इसका मतलब उसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए, समझ बात को। तो हो जाएगा आपका आंसर ए इज द राइट आंसर। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण होना चाहिए। अगला देखो प्रश्न नंबर 29 कह निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, दृष्टि क्षेत्र की बात कर रहा है, दृष्टि क्षेत्र किस दर्पण की बड़ा होती है, तो होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 30 प्रकाश के परावर्तन का नियम है, प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है कोण आई बराबर कोण आर। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, कोण आई बराबर कोण आर। प्रश्न नंबर 31 किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर होता है, ठीक है, यही अपवर्तनांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, साइन आई बाई साइन आर। प्रश्न नंबर 32 प्रकाश के अपवर्तन नियम यानी स्नेल का नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन नियम स्नेल का नियम है म्यू बराबर स्थिरांक बराबर साइन आई बटा में साइन आर। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 33 पर चलते हैं, 35 को ध्यान से देखते हैं, 33 को समझते हैं अभी। निम्न में किस द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है ना, किसका अधिकतम होता है, तो दोस्तों हो जाएगा आंसर बेंजीन का, किसका होता है बेंजीन का। आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 ध्यान से समझिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 कह निम्न में से किस ठोस द्रव्यमात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक है, कांच का होगा, रूबी का होगा, हीरा का होगा, नीलम का होगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हीरा, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 35 कह निम्न में से किस गैसीय द्रव्यमात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है, वायु का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, हाइड्रोजन का होगा, हीलियम का होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न नंबर अगला 36 को देखिएगा, करा प्रकाश का अपवर्तन का कारण है, प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है, प्रकाश की चाल का
परिवर्तन, प्रकाश की ऊर्जा का परिवर्तन, प्रकाश के घनत्व का परिवर्तन, इनमें से सभी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, प्रकाश की चाल का परिवर्तन। ठीक है। प्रश्न नंबर 37, यदि प्रकाश की चाल का माध्यम 1 में v1 तथा माध्यम 2 में v2 हो तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष होगा। यानी माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, 2 का 1 के सापेक्ष, यानी v1 बटा में v2 के अपवर्तनांक होंगे। तो v1 बटा में v2, v2 बटा में v1 शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, v1 बटा में v2 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 38, अवतल दर्पण को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है ना? समसारी, अपसारी, अभिसारी दर्पण, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण जब भी होगा ना, अवतल दर्पण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अवतल दर्पण को जानते हैं अभिसारी दर्पण के नाम से। आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा उत्तल दर्पण को निम्न में से किस नाम से अन्य नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा समसारी, अपसारी, अभिसारी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, है ना? अपसारी दर्पण। क्या हो जाएगा? अपसारी दर्पण। ठीक है। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगले प्रश्न को समझने का भी प्रयास करिएगा दोस्तों। कर अवतल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? इसका हो जाएगा समसारी, अपसारी, अभिसारी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस को किस नाम से जानते हैं? अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 41, उत्तल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। समसारी, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तल लेंस की बात पूछ रहा है, तो उत्तल लेंस का हो जाएगा अभिसारी। ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 42, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है दोस्तों? 1 बटा में एफ बराबर 1 बटा में भी प्लस 1 बटा में यू होता है। तो 1 बटा में एफ बराबर 1 बटा में भी प्लस 1 बटा में यू। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 43, लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र क्या होता है दोस्तों? 1 बटा में एफ बराबर 1 बटा में भी माइनस 1 बटा में यू। जब माइनस बीच में रहेगा तो लेंस सूत्र हो जाएगा, और जब प्लस बीच में रहेगा तो दर्पण सूत्र हो जाएगा। तो 1 बटा में भी माइनस 1 बटा में यू बराबर 1 बटा में एफ। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44, पतले लेंस के आवर्धन क्षमता होती है। जैसे दोस्तों पतला लेंस हो गया, जैसे मान लीजिए पतला लेंस है, तो पतला लेंस की आवर्धन क्षमता, पतला लेंस ही पतला हो गया तो आवर्धन क्षमता क्या होगी? अधिक होगी कि कम होगी कि शून्य होगी कि बराबर होगी? तो दोस्तों कम हो जाती है, पतला लेंस की क्षमता घटती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, अधिक होती है, शून्य होती है, कम होती है, ऋणात्मक होती है। तो मोटे लेंस की क्षमता क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 46 को देखिएगा ध्यान से। करावतल दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में बिंब या प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। क्या होती है दोस्तों? वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा। तो दोस्तों कह रहा है कि ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न नंबर 47, कह रहा उत्तल लेंस का प्रकाश की केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखे बिंब का प्रकृति होती है ना? बिंब का प्रकृति होती है, कैसी होगी दोस्तों? तो इसका हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक सीधा, वास्तविक आभासी, आभासी एवं उल्टा, आभासी और सीधा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अवतल दर्पण कहे या उत्तल लेंस कहे, दोनों का इमेज सेम डायरेक्शन में बनता है, सेम उसका प्रकृति होती है। समझे दोस्तों? प्रश्न नंबर दोस्तों 48, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर जब भी रखा जाता है वस्तु को दोस्तों, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, फोकस और वक्रता के बीच बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, कि अनंत पर। तो दोस्तों जब भी अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 49, उत्तल लेंस में मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? उत्तल दर्पण में है ना रखे, उत्तल दर्पण में उत्तल लेंस के फोकस पर, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर लेंस पूछ रहा है, दर्पण ने, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो अनंत पर हो जाएगी। आपका डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 50, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की स्थिति, इस बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो देखो दोस्तों, अवतल लेंस बोल रहा है ना, तो अवतल लेंस में प्रकाश की केंद्र और फोकस के बीच होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 51, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस में बोल रहा है, ठीक है, तो मुख्य फोकस पर हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? मुख्य फोकस पर हो जाएगी। अवतल लेंस बोल रहा है तो मुख्य फोकस पर, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।